हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण के आधारभूत कौशल, फंडामेंटल स्किल्स ऑफ टीचिंग। और ये आपके सुपर टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे कितने टाइप्स के स्किल्स होते हैं, टीचिंग स्किल्स होते हैं, और कुछ डेफिनेशन जो एग्ज़ाम में आते हैं एज ए स्टेटमेंट दे दिया कि ये किसका कथन है, वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शिक्षण कौशल क्या होता है? शिक्षण कौशल अर्थात शिक्षण कार्य में कुशलता। इसका आशय है शिक्षक द्वारा शिक्षण देते समय अपनाए जाने वाले हाव भाव, भंगिमा या विभिन्न क्रियाकलापों के व्यवहारिक तौर तरीकों के समूह से लगाया जा सकता है। या फिर हम कह सकते हैं एक शिक्षक कक्षा में जाता है और क्या करता है, शिक्षण कार्य करता है। एक क्लास में जाता है और टीचिंग कार्य करना स्टार्ट कर देता है। इस समय जो वो व्यवहार करता है, तो इस शिक्षक के इस व्यवहार को ही हम क्या कह सकते हैं, शिक्षण कौशल कह सकते हैं। ठीक है। शिक्षण के तीन पहलू का ज्ञान, तीन पहलू क्या होते हैं? भावात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक, तीन पक्ष होते हैं शिक्षण के। कराने में शिक्षण कौशलों की आवश्यकता स्वयं में ही स्पष्ट है। अगर ये तीनों पक्ष को ध्यान में रखकर अगर कोई भी टीचिंग की जाती है तो वो क्या है, शिक्षण कौशल क्या है, सर्वोत्तम माना जाता है। शिक्षण कौशल से शिक्षण बिंदुओं के क्रम का ज्ञान होता है कि किस तरीके से टीचिंग की जानी चाहिए। ये किससे पता चलता है? शिक्षण कौशल से पता चलता है। जैसे आपने अगर इंटर्नशिप की होगी तो आपने लेसन प्लान बनाया होगा, पाठ योजना बनाई होगी, तो उसमें आपने देखा होगा कि आपने शिक्षण बिंदुओं को किस तरीके से नोट किया है। तो ये किसकी वजह से आपने नोट किया? आपने शिक्षण कौशल की वजह से, क्योंकि आपको पता है कि एक क्रम में आपको प्रश्न पूछना है, स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है, गृह कार्य करना है। ये सारे आपके शिक्षण कौशल के अंतर्गत ही आते हैं। अब हम बात करते हैं डेफिनेशन, जो इम्पोर्टेंट परिभाषाएं हैं एज इट इज़ पूछी जा सकती हैं एग्जाम में। पहला है NL गेज के अनुसार शिक्षण कौशल वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे शिक्षक अपने कक्षा में शिक्षण में प्रयोग कर सकता है। यह शिक्षण क्रम की विविध क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपनी कक्षा अंतर क्रिया में निरंतर प्रयोग में लाता है। एक टीचर अगर क्लास में जाता है तो क्या होता है, स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है। इस इंटरेक्शन के दौरान वो टीचिंग करते समय इन टीचिंग स्किल्स का प्रयोग करता है। ऐसा किसने कहा है? NL गेज ने कहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोफेसर बी के पास ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये आप नोट कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। वह संबद्ध शिक्षण व्यवहारों का वह यह स्वरूप होता है जो कक्षा के विशिष्ट अंत प्रक्रिया परिस्थितियों को उत्पन्न करता है, जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है और छात्रों के सीखने में सुगमता प्रदान करता है। जो टीचिंग एम्स होते हैं, टीचिंग ऑब्जेक्टिव होता है। अगर टीचर एक क्लास में जाता है, उसके पास कुछ एम्स होते हैं कि बच्चों को ये टारगेट होता है कि यहाँ तक सिखाना है और इस तरीके से सिखाना है। और ये सिखा कैसे सकता है? जब उसको शिक्षण कौशल का ज्ञान होगा। ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं जो शैक्षिक उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक होता है, अगर एक टीचर शिक्षण कौशल का प्रयोग करता है। और जो छात्र होते हैं आसानी से सीख सकते हैं। छात्र को कोई भी चीज़ होती है जो कठिन होती है, अगर इन शिक्षण कौशलों का ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए तो वो क्या है, आसान लगने लगेगी। अब आते हैं पहली बार शिक्षण कौशल का पता कैसे चला। शिक्षण प्रक्रिया को कौशलों के समूह के रूप में सबसे पहले जो देखने का कार्य किया था स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम में किया गया था। तो इसके बाद से ही टीचिंग में शिक्षण कौशल को ध्यान दिया गया। जब ये स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षक प्रशिक्षक कार्यक्रम था, उसमें देखा गया कि शिक्षण कौशल की जो प्रक्रिया है एक समूह के रूप में देखा गया स्टैनफोर्ड में। अब आते हैं, एक और आपसे पूछा जा सकता है कि NCERT के अनुसार कितने शिक्षण कौशल दिए हैं एलन ने, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आता है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वास्तव में शिक्षण कौशल क्या है? शिक्षण को अधिगम की ओर अग्रसर करने वाली क्या है, एक युक्ति है, एक साधन है। नीरज शिक्षण सक्रियता तथा प्रभावशीलता प्रदान करने का क्या आधार शिक्षण दक्षताओं को ही माना जाता है। इसलिए शिक्षण कौशल में पारंगतता प्राप्त करना प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। एक टीचर अगर शिक्षण कौशल का सही से प्रयोग करने में पारंगत है तो क्या होगा, प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो होगा वो पूरा हो जाएगा।
अब आते हैं उपयुक्त परिभाव से हमने क्या जाना। शिक्षण कौशल शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होते हैं। पहला, शिक्षण कौशल कक्षा अंतःक्रिया की परिस्थिति उत्पन्न करता है। स्टूडेंट और टीचर के बीच में इंटरेक्शन होता है। शिक्षण कार्य को आधार प्रदान करता है। अगर एक टीचर क्लास में जा रहा है और उसको क्या पढ़ाना है, उसको क्या करता है, एक आधार प्रदान करता है, एक बेस देता है। सीखने में सहायक होते हैं। शिक्षण को क्या इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक है, तो अब आते हैं कितने प्रकार के शिक्षण कौशल होते हैं। जनरली मैक्सिमम 22 प्रकार के शिक्षण कौशल कहे गए हैं, लेकिन ये नंबर ये वैरी कर सकता है, ये ऐसा नहीं कि 22 ही होता है, 22 से कम और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो एलन तथा रायन ने 14 शिक्षण कौशल की जो थे वो प्रमुख माना है। ये आपका इंपॉर्टेंट है, नोट कर लिए। एलन और रायन के अनुसार कितने शिक्षण कौशल होते हैं या कितने कौशल इन्होंने माने हैं, तो 14 शिक्षण कौशल इन्होंने माने हैं। ठीक है, अब आते हैं पहला कौशल है पाठ प्रस्तावना कौशल। ठीक है, ये क्या होता है, किसी भी शिक्षण की शुरुआत का प्रथम चरण क्या होता है, प्रस्तावना होता है। आप टीचिंग करने जाते हो, सबसे पहले आपको प्रस्तावना तैयार करना पड़ता है, और प्रस्तावना से आशय भूमिका या विषय वस्तु की सामान्य जानकारी से होता है। प्रस्तावना कौशल के प्रयोग से सर्वप्रथम शिक्षक पढ़ाए जाने वाले पाठ के बारे में छात्रों को जानकारी लेने के लिए प्रश्न करता है। आपने पाठ योजना बनाई होगी, उसमें देखा होगा कि प्रस्तावना प्रश्न होता है, जिसमें आप बच्चों के पूर्व ज्ञान को जानने की कोशिश करते हैं प्रश्नों के माध्यम से कि बच्चे का प्रीवियस नॉलेज कितना है। तदनुसार उनके पूर्व ज्ञान को नई जानकारी से जोड़ते हुए शिक्षण करता है। पहले आप बच्चों के समक्ष कुछ प्रश्न रखेंगे कि आपने अगर माइक्रो टीचिंग भी की होगी तो आपने पहले बच्चों से उनके ज्ञान को देखा होगा कि उनका ज्ञान कितना है, फिर उस ज्ञान से आप जो पढ़ाना चाहते हैं उसको जोड़ना चाहते हैं, तो ये सबसे पहला चरण होता है। इस प्रकार प्रस्तावना कौशल से में ज्ञात से अज्ञात का सूत्र प्रयोग होता है। कौन सा सूत्र, नोन टू अननोन, जिसमें बच्चा जो जानता है फिर उसको अज्ञात की ओर जो वो नहीं जानता है वो बताया जाता है। और इसमें जो जैसे कि मान लीजिए उदाहरण, भारत देश पाठ पढ़ाना है आपको, मैं कोई चैप्टर है जिसका नाम है, तो आप इस कौशल का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। पहले आप जाएंगे बच्चों के समझ कुछ प्रश्न करेंगे कि विश्व के कुछ देशों के नाम बताओ बच्चों, या किस देश का मानचित्र है, दिखाकर आप मैप दिखाकर बता सकते हैं। हम किस देश में रहते हैं। तो इस तरीके से प्रश्नों को आप पूछ सकते हो बच्चों को, फिर आप भारत देश के बारे में बताएंगे, वो भी एक कौशल के अंतर्गत आता है, उद्देश्य कथन कौशल, वो भी मैं आपको बताऊंगी। अब इसके घटक क्या हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो पूर्व ज्ञान किस में आता है, प्रस्तावना कौशल में आता है, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। उद्देश्य और सहायक सामग्री इसके घटक होते हैं। प्रश्नों का मुख्य पाठ से संबंध इसका घटक होता है। समुचित अवधि ध्यान में रखकर इसके घटक होते हैं। छात्रों की रुचि और प्रेरणा, इसमें आप पहला अगर बच्चों से क्वेश्चन अच्छे तरीके से करेंगे कि आप किस गांव में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, आपके घर में कितने हैं। अगर कोई चैप्टर पढ़ाना है तो इस तरीके से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस होने चाहिए जो आपके टॉपिक से जुड़ सके। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कुछ और पढ़ाना चाहते हो और क्वेश्चन एकदम घुमा के पूछ रहे हो, तो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो जो शिक्षक जितना अधिक आकर्षक पाठ प्रस्तावना कौशल का अनुप्रयोग करने में सक्षम होता है, उतना ही अधिक कक्षा में एकाग्रता और अनुशासन बना रहता है। अगर टीचर इस तरीके से बच्चों से क्वेश्चन करने लगते हैं, मान लीजिए आपको कोई पौष्टिक आहार या अपना आहार भोजन के बारे में बताना है, तो आप बच्चों से ऐसे कहेंगे कि आप क्या खा के आए हो, मम्मी ने क्या बनाया, और बाकी फ्रेंड्स क्या लेके आए, टिफ़िन देखो, इस तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो वो आप बता सकते हो कि भोजन के कई प्रकार होते हैं, इस तरीके से कर सकते हो। तो ये इम्पॉर्टेंट होता है, अगर कोई भी टीचर अच्छी तरीके से क्वेश्चन प्रस्तावना तैयार करता है तो क्लास में क्या होता है, डिसिप्लिन रहते हैं, बच्चे एकदम शांत होकर एकाग्र होकर सुनते हैं। तो ये बेसिकली आपका किस पे आधारित था, पूर्व ज्ञान के प्रश्न पर पूछकर, कहानी कविता सुनाकर, उदाहरण घटित घटना बताकर, प्रदर्शन या प्रयोग द्वारा चार्ट चित्र मॉडल दिखाकर भी आप कर सकते हो। तो आपको ध्यान देना क्या है, इसमें आप पूर्व ज्ञान पर आधारित होती है ये। प्रस्तावना प्रासंगिक होनी चाहिए। प्रासंगिक का मतलब कंटेंट बेस, यानी उसी संदर्भ में होनी चाहिए जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया, ये नहीं है कि आप आहार के बारे में बता रहे हो और कपड़े के बारे में पूछ रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समक्ष कक्षा की सहभागिता जरूर, कि आपको देखना है कि सभी बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ये जो जीवन से संबंधित होना चाहिए। जैसे कि मैंने बोला कि टिफ़िन में क्या बनाया हो, इस तरीके से उसी के जीवन से संबंधित होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं उद्देश्य कथन कौशल। मैं थोड़ा जल्दी बोलूँगी क्योंकि ये वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा और मैं नहीं चाहती कि आप इतना लेंदी वीडियो आपको देखना पड़े। तो उद्देश्य कथन कौशल है, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो थोड़ा तो एक्सटेंड हो सकता है वीडियो टाइम, तो आप ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है।
नेक्स्ट बात करते हैं उद्देश्य कथन कौशल क्या होता है। तो उद्देश्य कथन कौशल की बात करें तो शिक्षण एक क्रमबद्ध प्रक्रिया है। अतः एवं प्रस्तावना कौशल के बाद शिक्षण का अगला चरण उद्देश्य कथन कौशल होता है। और प्रस्तावना प्रश्न के बाद छात्रों के नवीन ज्ञान के प्रति जिज्ञासा जागृत होती है, उसको शिक्षक द्वारा अवश्य संतुष्ट करनी चाहिए। उद्देश्य कथन इसी दिशा में एक सोपान है। मतलब आपने भारत देश के बारे में बता दिया कि भारत देश के मतलब आपने पूछ लिया कि आप कहाँ रहते हो, किस देश में रहते हो, तो अब आपको क्या करना है, अब उसको संतुष्ट करना है। तो आपको बच्चों को बताना है कि आज हम लोग भारत देश के नामक पाठ का अध्ययन करेंगे और उसके बारे में आपको बताना है। आपको उद्देश्य कथन है, आपने पढ़ा होगा, पाठ योजना जब बनाया होगा तो ये होता है कि आपने बच्चों से इतने क्वेश्चन किए और बच्चे कह रहे हैं क्यों क्वेश्चन किए, इसका मतलब क्या है। अगर आप बच्चों को मन को संतुष्ट नहीं करोगे कि हाँ बच्चे आज हम ये पढ़ने वाले हैं, तो फिर मतलब नहीं रहता कि आप प्रस्तावना में क्या पूछ रहे हो, बच्चे फिर वो ध्यान ही नहीं देंगे। तो उद्देश्य कथन कौशल की क्या उपयोगिता है। पाठ शिक्षण का लक्ष्य निर्देशित होता है कि आप ये पाठ पढ़ाने वाले हो। शिक्षार्थी की पाठ में रुचि जागृत होती है। अच्छा मैम ने इतने क्वेश्चन की, अब ये पाठ पढ़ाने वाले हैं तो ध्यान से सुनते हैं। शिक्षण अधिगम के प्रति क्रियाशीलता बढ़ती है और शिक्षण में स्पष्टता होती है। अब आते हैं प्रश्न कौशल। प्रश्न कौशल क्या होता है, अब किस तरीके से प्रश्नों का निर्माण करेंगे। अगर आपने पाठ पढ़ा भी दिया है और पूर्व प्रश्न जो पूछ रहे हों पढ़ाने से पहले, वो किस तरीके से होना चाहिए। शिक्षण कार्य प्रश्नों की श्रृंखला में अग्रसर होता है। पाठ का उत्तरोत्तर विकास शिक्षण के प्रश्नों के द्वारा ही होता है। अतएव प्रश्न पूछने का कौशल शिक्षक में होना जरूरी है। ठीक है, कि बीच बीच में पढ़ाते समय कैसे प्रश्न पूछना चाहिए। अगर आपने एक स्पष्ट कर दिया कि बच्चों को ये समझा दिया, तो आप प्रश्न भी पूछेंगे ना। अंत में आपने एक चैप्टर पढ़ा दिया तो अब प्रश्न किस तरीके से बनाना चाहिए ये भी ध्यान देना चाहिए। तो ये भी क्या एक टीचर का गुण होना चाहिए। तो थ्रिंग महोदय ने क्या क्या इंपॉर्टेंट है ये नोट कर लीजिएगा कि शिक्षण का अर्थ कुशलता से प्रश्न करना है। यह शिक्षण का क्या है, एक उत्तम साधन है। तो प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या होता है, ध्यान। प्रश्न पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं। ठीक है, रुचि जिज्ञासा को जागृत करते हैं। अधिगम समस्याओं का ज्ञान होता है। अगर मान लीजिए आपने पूर्व ज्ञान से पहले प्रश्न पूछ लिए, फिर आपने पढ़ाने के बाद भी प्रश्न पूछा, तो इससे ये ज्ञात होता है कि बच्चों को आपका पढ़ाया हुआ समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, क्रियाशीलता में वृद्धि होती, बच्चे एक्टिविटी पार्टिसिपेट करते हैं और पाठ शिक्षण क्रमबद्ध बनाते हैं। ठीक है, ये आपका होता है। एक और स्टेटमेंट है यहाँ पे कि प्रश्न कौशल जिज्ञासा के साथ ज्ञान को स्वयं अन्वेषित करने की ओर प्रेरित करने वाला होना चाहिए। जिज्ञासा जो जो गहरी होती जाएगी, ज्ञान भी बढ़ता जाएगा, ऐसा बेकन जी ने कहा है। प्रश्न कौशल के क्या क्या घटक है। पहला तो प्रश्न करने की प्रक्रिया, प्रश्नों की बनावट अच्छी होनी चाहिए, प्रश्नों की पुनरावृत्ति होनी चाहिए और प्रश्न के परिणाम क्या है ये भी देखने हैं आपको। तो प्रश्न तैयार करते समय कैसा होना चाहिए, किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न जो होता है सरल, क्वेश्चन जो हो सरल हो, स्पष्ट हो, प्रासंगिक हो। ऐसा नहीं है आप चैप्टर पढ़ा रहे हो भारत देश और आप पूछ रहे हो कि आपने क्या खाया है, क्या बना है, इस तरीके से नहीं। प्रश्न स्तरानुकूल होना चाहिए, मतलब जो बच्चा क्लास में जिस है उसी अकॉर्डिंग। आप सेकंड क्लास के बच्चों को आप 10th क्लास के प्रश्न नहीं कर सकते। और प्रश्नों में विविधता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वही प्रश्न आप इसी तरीके से वही अलग अलग करके पूछ रहे हो, नहीं। प्रश्न अलग अलग होने चाहिए, प्रसंग की मतलब प्रासंगिक होने चाहिए, कंटेंट बेस्ड में ही होना चाहिए और भाषा बोधगम्य हो, यानी बच्चों को समझ आए। अब बच्चे हिंदी समझ रहे हैं और आप अंग्रेजी बोलेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। और प्रश्न क्रमबद्ध श्रृंखला में हो, जैसे कि आपने किया होगा कि बच्चों आज आपको आप क्या खा के आओ, रोटी किसने बनाई है, ये इस तरीके से क्रमबद्ध में होना चाहिए। रोटी कैसे बनती है, इस तरीके से जोड़ के प्रश्न कैसे होने चाहिए आपको पता चल गया। प्रश्नों के कई प्रकार होते हैं, जैसे कि प्रस्तावना प्रश्न हो गया जो आप स्टार्टिंग में पूछोगे, विकासात्मक प्रश्न हो गया, समस्यात्मक प्रश्न हो गया, ब्रोध प्रश्न हो गया और पुनरावृत्ति प्रश्न हो गया। ये सब लेसन प्लान के दौरान आप यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं व्याख्या कौशल। पाठ शिक्षण में पूछे गए प्रश्नों का समाधान या स्पष्टीकरण में सबसे सहायक कौशल व्याख्यान कौशल होता है। इस कौशल के प्रयोग में शिक्षक विविध प्रकरणों तथ्यों को समझाने के लिए सरल से सरल भाव विचार उदाहरण के द्वारा क्रमिक व तार्किक रूप से विषय वस्तु को प्रकटन करता है। ठीक है, इस कौशल की सफलता इस बात में निहित है कि शिक्षण पाठ का संपूर्ण व गहन ज्ञान रखता है। स्पष्टीकरण यानी व्याख्या कौशल क्या होता है, लेक्चर वाला आपका लेक्चर स्किल।
आपने उद्देश्य बता दिया, अब आप उस पाठ को किस तरीके से समझा रहे हो, व्याख्या कर रहे हो, विविध प्रकार के प्रकरणों द्वारा, तथ्यों द्वारा उसको समझा रहे हो, अपने हाव भाव विचारों के द्वारा बच्चों को एक क्रमिक रूप से प्रस्तुत कर रहे हो। इसके घटक क्या हैं? इसके घटक आप देखेंगे, कथनों में तारतम्यता होनी चाहिए, भाषा में धारा प्रवाह होनी चाहिए, प्रारंभिक कथनों का प्रयोग होना चाहिए, स्पष्ट और निष्कर्ष वाले कथनों का उपयोग होना चाहिए, छात्र की सहभागिता होनी चाहिए, और बीच बीच में प्रश्नोत्तर विधि का भी प्रयोग करना चाहिए। अगर आप बच्चों को व्याख्या कर रहे हो, फिर बच्चों को समझ आया कि नहीं, प्रश्न भी कर सकते हो बीच में। अब बच्चों को स्पष्टीकरण या किस तरीके से व्याख्या दे करके आप बता सकते हो, तो स्पष्टीकरण द्वारा, परिभाषा द्वारा, वस्तु प्रदर्शन द्वारा, TLM यूज करके बता सकते हो, अभिनय करके बता सकते हो। ठीक है, अब आते हैं दृष्टांत कौशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट कौशल है दृष्टांत कौशल। जब आप व्याख्या कौशल करने के बाद जो आता है मेन, आपका दृष्टांत कौशल आता है। व्याख्या कौशल की एक प्रमुख विधि है उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण। इस दक्षता को ही दृष्टांत कौशल कहते हैं। यानी आपने अगर व्याख्या किया है, कोई चीज़ आपने बताई है, अगर आप उदाहरण दे रहे हो साथ में, तब ये आपका उदाहरण देना ही दृष्टांत कौशल कहलाता है। इस कौशल के प्रयोग में आगमन विधि का संयोजन किया जाता है। आगमन विधि आपने पढ़ा होगा, इंडक्टिव मेथड। इसमें पहले आपको एग्जाम्पल बताया जाता है, देन आपको रूल की तरफ ले जाया जाता है। और इसी में लंदन ने क्या कहा है, लंदन महोदय के अकॉर्डिंग क्या है, उदाहरणों में न केवल एग्जाम्पल्स में, ना उदाहरणों में न केवल स्पष्ट करने की क्षमता होती है, बल्कि वह ज्ञान के स्थायित्व प्रदान करने में भी मददगार होता है। अगर आप बच्चों को उदाहरण दे देंगे तो वो कंसेप्ट जल्दी बच्चों को समझ आ जाता है। और उदाहरण देना ही क्या होता है, आपका दृष्टांत कौशल के अंतर्गत आता है कि एक टीचर किस तरीके से व्याख्या करने के बाद उदाहरण दे के बच्चों को समझा रहा है। तो दृष्टांत कौशल के भी दो प्रकार होते हैं, एक तो वर्बल दृष्टांत, मौखिक दृष्टांत कहते हैं, और आपका लिखित, यानी एक तो नॉन वर्बल होता है, ठीक है, एक शाब्दिक और एक लिखित आप कह सकते हो, मौखिक और लिखित कह सकते हैं। ठीक है, मौखिक मतलब जिसमें आप उदाहरण बोल कर दे रहे हो, जैसे कि आपने कहानी सुना दिया, चुटकुले सुना दिए, कविता बता दिए। लिखित में आपका क्या हो सकता है कि आप कोई अशाब्दिक, जैसे कि कोई मॉडल दिखा दिए, चित्र दिखा दिया, मानचित्र उदाहरण देके, रेखाचित्र उदाहरण देके आप ब्लैक बोर्ड पे या कोई TLM यूज करके दिखाते हो, तो वो आपके उदाहरण के अंतर्गत आता है। दृष्टांत कौशल के द्वारा शिक्षण बोधगम्य व सरल हो जाता है, बच्चों को क्या होता है, जल्दी समझ आ जाता है। तो दृष्टांत कौशल कैसा, दृष्टांत कौशल में जो हम उदाहरण यूज करेंगे, वो दृष्टांत कैसा होना चाहिए, सरल व स्पष्ट हो, पाठ्य वस्तु से संबंध हो, जो प्रासंगिक हो, यानी उस जो चैप्टर आप पढ़ा रहे हो उससे ही रिलेटेड हो, और क्या हो, इंटरेस्टिंग हो, और बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग हो, और क्या है, आपके बच्चों की लर्निंग में हेल्प करो। अब आते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो छात्र सहभागिता कौशल। मान लीजिए उदाहरण कौशल छात्र सक्रियता एवं सहभागिता को प्रेरित करता है। आपने उदाहरण कौशल का प्रयोग किया, उदाहरण दिया, अब ये क्या, बच्चों को भी क्या उससे जोड़ेगा, इंटरेक्शन होगा, ठीक है, जिससे शिक्षण द्विमुखी प्रक्रिया के रूप में अग्रसर होता है, यानी इसमें बच्चों भी साथ में जुड़ रहे हैं उदाहरण देते हो। तो बाल केंद्रित शिक्षण में छात्र सहभागिता जरूरी है। अगर ये चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है या टीचिंग है, तो इसमें छात्रों की सहभागिता जरूरी होती है। इस कौशल का मुख्य लक्ष्य छात्रों के सहयोग, प्रतिक्रिया में पाठ का क्रमश विकास करना, और जितना छात्र भाग लेंगे शिक्षण उतना ही रुचिकर व अनुशासित होता है। यानी जितना बच्चे किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, उतना वो अच्छा होता है। तो इस कौशल का मुख्य लक्ष्य क्या होता है, छात्रों के सहयोग, प्रतिक्रिया में पाठ का क्रमश विकास करना, जितना छात्र भाग लेंगे शिक्षण उतना ही क्या होगा, रुचिकर व अनुशासित होगा। मान लीजिए कोई एक्टिविटी आपको करानी है कि पाठ पढ़ाने के बाद उसे स्थायी करना हो, तो छात्र सहभागिता कौशल का प्रयोग उसका मंचन करके किया जा सकता है। कछुआ और खरगोश के पाठ का स्थायी ज्ञान कराने के लिए छात्र के समूह में कुछ कछुआ और कुछ खरगोश का अभिनय कराएंगे, जिससे क्या होगा, इसमें छात्र भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये छात्र सहभागिता कौशल है कि एक टीचर को आना चाहिए कि जो वो पढ़ाए तो उसमें बच्चों को भी क्या करे, इन्वॉल्व करे। जैसे कि प्रश्न पूछकर भी क्या करते हैं, वो छात्र को इन्वॉल्व कर सकते हैं। चित्र बनवाकर भी छात्रों को क्या करेंगे, किसी को ब्लैक बोर्ड पर बुला के वो इन्वॉल्व कर सकते हैं। रिक्त स्थान को भी भरवा के फिलिंग द ब्लैंक्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी हो सकता है, कि कोई वाक्य अधूरा छोड़ दे उसको भी कंप्लीट करवा सकते हैं। खेल कूद कविता के द्वारा भी बच्चों को क्या कर सकते हैं, सहभागी बना सकते हैं।
और फ्लैश कार्ड का प्रयोग करके आप दिखा के उनसे प्रश्न पूछ कर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है उद्दीपन परिवर्तन कौशल, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। छात्र सहभागिता बढ़ाने के लिए शिक्षक कई तौर तरीकों का प्रयोग करता है, जैसे कि हाव भाव, शरीर संचालन, स्वर में उतार चढ़ाव, मौन, अभिव्यक्ति आदि। तो उद्दीपन कौशल क्या होता है कि जिसमें टीचर क्या करता है, विभिन्न तरीके के हाव भाव, शरीर के संचालन, मतलब शरीर में अपनी आवाज़ में उतार चढ़ाव करता है। अगर कोई कहानी है, मान लीजिए कोई वीर रस की कविता है तो लाउड बोल रहा है, अगर कोई करुण रस की कविता है तो उसे धीरे बोल रहा है। तो इस तरीके से क्या उद्दीपन परिवर्तन करना भी ज़रूरी है। मान लीजिए कि अगर कोई टीचर है, अगर वीर रस की कहानी पढ़ा रहा और उसका फेशियल एक्सप्रेशन कैसा हो, एकदम सैड हो, तो वो फिर एक्सप्रेशन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि बच्चों उसी तरीके से समझते हैं बच्चे। लेकिन अगर टीचर इस तरीके से पढ़ाएगा तो फिर बच्चों में भी कोई इम्पैक्ट नहीं जाता है। तो ये ध्यान भी रखना चाहिए कि आपको उद्दीपन परिवर्तन करना आना चाहिए कि आप कुछ पढ़ा रहे हैं तो आप किस तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे। जहाँ चुप रहना वहाँ चुप भी हो सकते हैं, तो पॉज लेना, यहाँ पे मौन ध्यान दीजिए, मौन या उतार चढ़ाव इसी के अंतर्गत आता है। तो उद्दीपन कौशल का महत्व बताया है एल सी सिंह ने। उद्दीपन परिवर्तन कौशल विद्यार्थियों की प्रगति और रुचि को अधिकतम बढ़ाने, उनका ध्यान बनाए रखने और निश्चित करने के लिए वातावरण में उद्दीपन परिवर्तन द्वारा छात्रों के ध्यान को क्या करता है, केंद्रीकरण और आकर्षित करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उन परिवर्तन के घटक क्या क्या हैं ये पूछा जा सकता है। शरीर किस तरीके से है, जेस्चर किस तरीके से है, हाव भाव भंगिमा कैसा प्रयोग कर रहा है, भाव का केंद्रीकरण कैसा है, स्वरों का उतार चढ़ाव कैसा है, और शिक्षक और शिक्षार्थी वार्तालाप कैसा है, और जब मौन रहना है तो वो मौन रह भी लेता है। तो इस तरीके से उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग होता है। पुनर्बलन कौशल क्या है, रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होता है। उद्दीपन कौशल की गुणवत्ता पुनर्बलन में निहित है। पुनर्बलन से तात्पर्य ऐसे उद्दीपनों से है जिनकी प्रस्तुतिकरण या हटाने से क्रिया अनुक्रिया होने की संभावना अधिक हो जाती है। पुनर्बलन कौशल क्या है कि मान लीजिए कोई भी आपका डिज़ायरेबल कोई एक्टिविटी है, उसको आप चाह रहे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो अगर उसको हटा दे या लगा दे तो वो ज़्यादा हो जाती है। स्किनर के मत के शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों की प्रशंसा करना, उत्तर को स्वीकार करना या सिर हिलाने मात्र से ही बालक पुनर्बलित हो जाता है। जैसे कि बहुत सारे ऐसे बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे टीचर थंब दिखा के कर लेते हैं, बॉडी जेस्चर किससे कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज किस तरीके से टीचर की, कभी सर हिला देते हैं, और ये क्या एक पुनर्बलन कौशल है, प्रशंसा करते हैं, तो ये सब पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। तो वास्तव में पुनर्बलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रतिक्रिया के फौरन बाद किसी उद्दीपन को प्रस्तुत करने पर प्राणी की प्रतिक्रिया शक्ति बढ़ जाती है। आपने पढ़ा होगा स्किनर का ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी आपने पढ़ी होगी। तो पुनर्बलन दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक पुनर्बलन होता है जिसे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहते हैं, एंड नेगेटिव जिसमें डांटना फटकारना, टीचर डांटता है और पुरस्कार प्रशंसा शाबाशी देता है। तो ये इसके अंतर्गत आता है कि अगर कोई बच्चा अच्छा बताता है तो उसकी तारीफ करते हैं, उसको डांटते हैं, तो ये आपका पुनर्बलन कौशल के अंतर्गत आता है। तो पुनर्बलन का सकारात्मक प्रयोग छात्रों के वांछित व्यवहार को प्रबल बनाने के लिए किया जाता है। मतलब जो छात्र अच्छा व्यवहार करते हैं क्लास में, उसको चाह रहे हैं कि आप कंटिन्यू हो। जैसे कि अगर कोई बच्चा पढ़ने में अच्छा है, हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, क्वेश्चंस के आंसर दे रहा है, तो आप उसकी प्रशंसा करेंगे। अगर कोई बच्चा है मान लीजिए क्लास में बहुत आवाज़ कर रहा है तो उसको डांटेंगे, तो क्या नेगेटिव पुनर्बलन होता है, अवांछित व्यवहारों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो पुनर्बलन के घटक क्या क्या होते हैं, जैसे कि मान लीजिए प्रोत्साहन देने वाले कथनों का प्रयोग, छात्र प्रतिक्रिया का आदर करना, हाव भाव व अन्य शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, नकारात्मक शाब्दिक संकेतों का प्रयोग, जैसे कि लिख देते हैं वेरी पुअर, इस तरीके से आप पुनर्बलन कौशल में गुड लिख सकते हैं, ये सारे पुनर्बलन में आते हैं। और वेरी गुड इस तरीके से, नाइस इस तरीके से आप स्टार बना देते हैं, ये सब पॉजिटिव है। निगेटिव में आप लिख सकते हो वेरी पुअर, इस तरीके से लिख देते हैं, तो आपके इसके अंतर्गत आते हैं। ये शाब्दिक अशाब्दिक दोनों हो सकते हैं। शाब्दिक मतलब क्या होता है, जिसमें आप बोल के कर रहे हो, शाब्दिक मतलब बोल के कर रहे हो। अशाब्दिक जो उसमें आप कोई साइन यूज़ कर रहे हो, जैसे स्टार बना दिया इस तरीके से। और छात्रों के सही उत्तरों को सैमपट पर लिखना, ये आप क्या करोगे, जो छात्र सही बताता है उसके उत्तर को आप सैमपट पर लिखोगे, तो फिर क्या ये भी पुनर्बलन ही है।
तो पुनर्बलन का प्रत्यय स्किनर ने की क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत के केंद्र बिंदु है। स्किनर के केंद्र, जो आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी पढ़ी है स्किनर की, और पेवलॉव की आपने वो पढ़ी होगी क्लासिकल कंडीशनिंग, तो लेकिन स्किनर ने ज़्यादा महत्व दिया है। तो एक केंद्र बिंदु था पुनर्बलन के। और पुनर्बलन एक प्रकार का पारितोषिक है, यह एक उद्दीपक है जो विशेष अनुक्रियाओं की संभावनाओं को परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, ऐसा हल ने कहा था। ठीक है, ऐसा हल ने कहा था। रीइंफोर्समेंट थ्योरी दी थी, तो हल ने भी कहा है। ये इंपॉर्टेंट है, नोट करें। नेक्स्ट बात करते हैं श्यामपट्ट लेखन कौशल क्या होता है, कि आप श्यामपट्ट पे किस तरीके से लिख रहे हो, ये भी इंपॉर्टेंट है। पुनर्बलन कौशलों को छात्रों तक संप्रेषित करने का एक क्या है, एक माध्यम श्यामपट्ट भी है। जैसे कि मैंने बताया कि ब्लैक बोर्ड पे बोल देते हो कि बच्चों वेरी गुड, इस तरीके से इसके आंसर सही है तो आप आंसर लिख देते हो। अतीत काल से ही इसका प्रयोग शिक्षण में किया जा रहा है, इसलिए इसे अध्यापक का सच्चा मित्र कहा जाता है। किसे कहा जाता है? श्यामपट्ट को। प्रत्येक शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि उसे श्यामपट्ट प्रयोग में दक्षता हो या निपुण हो उसमें। श्यामपट्ट प्रयोग से शिक्षण श्रवणेंद्रिय और नेत्रेंद्रिय दोनों सक्रियता रहती है। बच्चे सुनते भी और देखते भी हैं, जिससे विषय वस्तु की बोधगम्यता बढ़ती जाती है। इसे शिक्षण का विकासात्मक कौशल भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इसको विकासात्मक कौशल भी कहते हैं, जिसमें साथ देखते भी हैं और सुनते भी हैं। तो श्यामपट्ट का महत्व क्या क्या होता है, कि अगर टीचर प्रारंभिक सूचना देने में सहायक होता है, विषय की व्याख्या व विश्लेषण में सहायक होता है, चित्र मानचित्र रेखाचित्र बनाकर समझ बढ़ाने में सहायक होता है, समूह शिक्षण में उपयोगी होता है, छात्रों के में लेखन योग्यता विकास करता है, शिक्षण की गुणवत्ता में वृद्धि करता है। तो एक टीचर को आना चाहिए कि वो ब्लैक बोर्ड का किस तरीके से प्रयोग कर रहा है, कहाँ खड़ा है ब्लैक बोर्ड पे, कितने डिग्री पे खड़ा है, और राइटिंग कैसी है, स्पष्ट लिखा हुआ है कि नहीं, ये ध्यान में देना चाहिए। ये भी एक कौशल होता है। अब आते हैं पुनरावृत्ति कौशल। ठीक है, रिकैप्चुलेशन भी कह सकते हैं इसको। और शिक्षण कार्य कितना सफल रहा, इसका मापन अभ्यास प्रश्नों द्वारा किया जाता है। इसे ही पुनरावृत्ति कौशल कहा जाता है। यानी आपने पूरा पाठ पढ़ा दिया, अब अंत में बच्चों से प्रश्न करेंगे। तो इस कौशल के प्रयोग में पढ़ाए गए पाठों, प्रसंगों, तथ्यों को दोहराया जाता है, जिससे अधिगम स्थायी होने के साथ साथ त्रुटि रहित भी रहती है। आपने पूरा पढ़ा दिया, फिर आप कंक्लूजन लेते हो कि हमने ये पढ़ा। पुनरावृत्ति की मात्रा जितना ज़्यादा होगी, शिक्षण प्रक्रिया में उतनी ही ज्ञानात्मकता बढ़ेगी और छात्रगत समस्याओं का समाधान होता चलेगा। आप प्रश्न करोगे, बच्चों को समझ नहीं आया, फिर आप रिपीट करते हो। रिपीट करने मतलब आप ब्रीफ करते हो बच्चों को, तो समझ आ जाता है। तो वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि कठिन पाठ का शिक्षण स्थायी करने के लिए आप क्या क्या करते हो, प्रश्न पूछेंगे, कक्षा कार्य एवं गृह कार्य द्वारा, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग द्वारा, प्रशिक्षु कुछ तरीके से भी जोड़ें। तो आप ये आपके लिए गतिविधि कराई गई थी, अगर आपने डीएलए किया होगा तो ये। तो अगर हम बात करें तो हम पुनरावृत्ति कौशल को स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्थायीकरण कौशल भी कहते हैं। अब आते हैं शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश क्या कहलाता है, या समावेशन या समन्वय क्या कहलाता है। तो एकीकरण भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे ये मतलब नहीं कि एक साथ सारे शिक्षण कौशलों का प्रयोग करना, ऐसा नहीं है कि आप एक साथ सारे शिक्षण कौशल का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ये इसमें ये होता है कि आप एक साथ पाठ के अकॉर्डिंग कितने शिक्षण कौशल प्रयोग कर रहे हो। मतलब अगर आप कविता पढ़ा रहे हो तो ये कौशल प्रयोग करोगे, कहानी पढ़ा रहे हो तो ये कौशल प्रयोग करोगे, तो उसके अकॉर्डिंग कितने कौशलों का आप प्रयोग कर रहे हो। तो प्रशिक्षण एकांगिक कार्य न होकर बहुआयामी स्वरूप वाली प्रक्रिया होती है, जिसका लक्ष्य प्रशिक्षुओं में उन सभी कौशलों की दक्षता विकसित करे, इसका योग्य बनाना, वह कक्षा शिक्षण में सर्वोत्तम रूप से प्रस्तुत कर सके। तो संपूर्णता मतलब किस तरीके से वेरिएशन ला रहे हो, शिक्षण कौशल का प्रयोग कर रहे हो, तो ये समावेशन होता है, या फिर हम कह सकते हैं समन्वय कहलाता है। तो समन्वय का मैं आपको अभी एक और स्लाइड दिखाऊंगी, जिसमें डेफिनेशन बताया गया है कि शिक्षण कौशलों का समन्वय क्या होता है। तो अगर हम बात करें, लास्ट एक और आता है पाठ समापन कौशल। ये देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने लास्ट है, ये है कि आपने पूरा पाठ पढ़ा दिया। अब पाठ समापन कौशल का मतलब क्या है, बच्चों को आप गृह कार्य दोगे। मान लीजिए कोई ऐसा टॉपिक बताए तो अपना असाइनमेंट बनाने के लिए कह सकते हो, प्रोजेक्ट बनाने के लिए कह सकते हो। ये आपका सभी टीचर करते हैं। जो आपको मैंने बताया कि कितने टीचिंग स्किल्स बताए हैं, एनसीईआरटी ने 7 दिया है, कहीं कहीं 5 भी दिया रहता है, तो 7 मान के चलते हैं। और डॉक्टर बीके पासी ने 13 शिक्षण कौशल बताए हैं, और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14
शिक्षण कौशल बताए हैं, और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 बताए, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा। और एन एल दुसाज ने 15 बताए हैं, और एलन और रायन ने कितने बताए थे, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताए थे। एलन और रायन ने आपको यहाँ पे था, देखिए जो ये आप जरूर नोट कर लेना आप, ठीक है। हाँ, ये वाला, ये जो आप एलन और रायन ने 14 बताए थे, ये आप याद कर लेना। तो ये और लास्ट वाला, ठीक है, ये लास्ट वाला, ये वाली इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, ये इंपॉर्टेंट है कि एलन दोसांझ ने 15 और एनसीईआरटी ने 7, कहीं कहीं पे 5 भी दिया रहता है। डॉक्टर बी के पासी ने 13 और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय ने 14 दिया है, और कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने 18 दिया है। जो आपको लास्ट वाला मैंने बताया समन्वय क्या होता है, वो भी देख लेते हैं। ये वाला छोटा सा ही है, देख लीजिए। तो शिक्षण कौशल में समन्वय क्या होता है, शिक्षण में समन्वय की परिभाषा कई विद्वानों ने दिया है, उसको देख लीजिए। बाल मुकुंद शाह के अनुसार समन्वय को परिभाषित करते हुए लिखा है, कौशलों का समन्वय शिक्षण में बालकों को उनके अनुभव के स्तर के अनुसार प्रयोग करने के अतिरिक्त कुछ नहीं है, ये बताया है। डम्बिल ने क्या कहा है कि डम्बिल ने समन्वय के विषय में लिखा है कि एक शिक्षण कौशलों को दूसरे शिक्षण कौशलों से समायोजित या प्रयोग को समन्वय कहते हैं। तो ये उपयुक्त परिभाषाएं हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। एंड अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।